जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो को देखकर काफी अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने भी देखा वीडियो, काफी समय तक देखा, इसका मतलब पसंद आया है वीडियो, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन कितनी देर तक देख रहा है, वॉच टाइम, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। और उसी के साथ में प्रेसिडेंट का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिस पर हम बचे हुए पोर्शन को बात करेंगे। प्रेसिडेंट की जो भी चर्चा हो चुकी है उसके आगे आज हम लोग बचे हुए को सारा कवर अप करते हुए चलेंगे। प्रयास यही रहेगा कि आज हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट में हम लोगों ने क्वालिफिकेशन देख लिया था, और क्वालिफिकेशन से पहले कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में वो भी देख लिया था। संवैधानिक प्रमुख, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देख लिए थे। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है इसको भी हमने देखा था। अच्छा, अब हमको ये बचता है आगे की प्रक्रिया का, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन क्या होती है, छोटे छोटे चीजें हैं, इनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जरा सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हुए चलते हैं आगे हम लोग। और अगला जो हमारा है, पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इलेक्शन हो गया भैया, चुनाव जीत गए राष्ट्रपति। अब जीत गए तो टाइम पीरियड तो होगा ना, ये थोड़ा ना है कि एक बार जीत गए तो जीत गए। यहाँ राजा वाली पद्धति नहीं है, राजा नहीं है कोई कि भैया राजा का बेटा। वो एक मूवी आई थी सुपर 30, राजा का बेटा ही राजा, अब नहीं चलेगा, ठीक है। वहां प्रक्रिया आपकी नहीं होती। जैसे ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन में क्या है ना, महारानी एलिजाबेथ को ही प्रमुख माना जाता है, उन्हीं की संतति को। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, वहां पर हेड ऑफ द स्टेट वो है, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट सर प्रेसिडेंट तो है लेकिन इलेक्टेड है। और यही रिपब्लिक की कंडीशन है। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या मतलब है, इसका पता होना चाहिए ना साहब। अच्छा, गणतंत्र दिवस में आपने देखा होगा कि झंडारोहण या मेन जो गेस्ट होता है ना सर, वो राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में मनाया जाता है, ठीक। कभी ऑब्जर्व करिएगा अगले साल जब आए। अभी देखिए जरा सा कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पे कार्यकाल, जिसे बोलेंगे टाइम पीरियड। पहला कंडीशन सर, राष्ट्रपति का कार्यकाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कार्यकाल कितने वर्ष होता है साहब? 5 वर्ष, 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है सर। इसका वर्डन भी दिया गया है, बट इसको आर्टिकल आप रटिएगा मत, लिख लीजिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी माइंड में रखिएगा। आर्टिकल 56 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 5 ईयर्स होगा सर। अच्छा, दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो सर इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी दिलाई जाएगी भाई। जब कोई सिलेक्ट होता है तो शपथ दिलाई जाती है। तो जो शपथ दिलाने की प्रक्रिया दी गई है ना साहब, शपथ दिलाने की राष्ट्रपति को, वो कहां दी गई है सर? इसका वर्णन आर्टिकल 60 में दिया गया है साहब। आर्टिकल 60, मैंने कहा था आपको आर्टिकल नहीं रटने सर, टॉपिक के साथ सब क्लियर कर देंगे। आर्टिकल 52 क्या था सर? राष्ट्रपति था। आर्टिकल 58 में किसके बारे में था? क्वालिफिकेशन के बारे में था, योग्यताएं क्या क्या थी, आपको बहुत सिंपल याद हो गया। आर्टिकल सर 56 में क्या है सर? टाइम पीरियड है। आर्टिकल 60 में क्या है साहब? शपथ का वर्णन दिया गया है। शपथ कौन दिलाता है साहब? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा साहब, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा साहब? शपथ दिलाता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा? कंडीशन है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सीजीआई आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बोलना चाहिए यार, आपको रिक्वायरमेंट है। जो डिफेंस के लिए लड़के जाते हैं, मोस्टली देखा मैंने कि गलतियां क्या करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो दिक्कत ये देखता हूँ कि जो डिफेंस के लड़के होते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के, वो इंग्लिश में कहते हैं नहीं इंग्लिश में समझ नहीं आता। साहब तो वहां इंटरव्यू कैसे दोगे? वहां तो आपको इंटरव्यू देना है ना, वहां तो आपका सब काम चलेगा इंग्लिश से। तो साहब थोड़ा सा स्पीकिंग लाइए आप। रिटन में चलो ठीक है, लेकिन स्पीकिंग भी आपको करनी पड़ेगी। रिटन में तो एग्जाम देना ही देना इंग्लिश और ग्रामर का। और सब थोड़ा सा कल्चर के साथ में एडजस्टमेंट करना चाहिए अपने आप को, डजंट मैटर। मैं नहीं कहता अपनी सभ्यता संस्कृति को मत, मातृभाषाओं को मत भूलिए, भूल जाइए, मत भूलिए सर, वो तो जाननी चाहिए सर, जहां के हो वहां सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है सीजीआई, तो वहां का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर होगा सर, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम सर, वो आपको दिलाएगा। चीफ जस्टिस के अलावा अगर ना होगा तो कौन? शपथ। किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिला दिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर, आप लोग में से अगर किसी ने पढ़ा होगा अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में, तो अनुसूची में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तीसरी अनुसूची, अनुसूची तीसरी, थर्ड अनुसूची,
अनुसूची अगर हम बात करेंगे सर, तो अनुसूची इसको भी हम लेंगे, टॉपिक कवर अप करेंगे अनुसूची। तीसरी में सर सभी जितने भी संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री बनता है, सांसद पद की शपथ हो गई, इन सभी को जो शपथ है ना सर, उसका वर्णन किया गया है। शपथ, जितने भी सदस्यों की शपथ है संवैधानिक पदों में, कहां है सर? अनुसूची 3 में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसकी शपथ का वर्णन सर अलग डाला गया है संविधान के आर्टिकल 60 में। एक तो ये आपका मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए सर इस शपथ का वर्णन कहां है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसके बाद सर राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है साहब? मतलब वेतन, वेतन वेतन सर इसकी है सर 5 लाख, बढ़ा दी गई है ना साहब 2018 में, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब 5 लाख रुपए इसकी सैलरी क्या है? पर मंथ है सर। पता लगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या 5 लाख प्लस सालाना है कि कितने दिन की? पर मंथ है सर, 5 लाख रुपीज पर मंथ है। और ये इनकम टैक्स फ्री है सर, इस पे इनकम टैक्स नहीं पड़ता इनके उसमें, मतलब इस पे क्या है? आयकर नहीं लगेगा, आयकर नहीं लगता साहब, टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है सर। साथ ही साथ इनको आवास भी प्रदान किया जाता है, अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, आपके भत्ते भी दिए जाएंगे, वो अलग प्रक्रिया है। अच्छा, एक चीज यहां पर और आपकी निकल के आती है अच्छा, इसकी जो पेंशन होगी सर, पेंशन जो होता है, सैलरी याद रखना, पेंशन कभी किसी की याद मत करिएगा सर, जो भी सैलरी होगी उसकी आधी ही पेंशन मिलती है हमेशा। जो भी सैलरी होगी सर उसकी आधी हमेशा क्या होगी? पेंशन मिलती है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण सर, राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति है कितने बार चुनाव लड़ सकता है? जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 टाइम्स ही केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या भारत में भी वैसा ही है? नहीं, भारत में कोई भी व्यक्ति अनगिनत बार लड़ सकता है साहब, कोई नंबर ऑफ टाइम नहीं फिक्स है। यहां पर क्या है? चुनाव क्या कर सकता है? चुनाव अनगिनत बार, अनगिनत बार लड़ सकता है, लड़ सकता है, नो फिक्स टाइम, मतलब कोई नंबर नहीं फिक्स है, नंबर नहीं फिक्स है इलेक्शन लड़ने का। और इसका कहां वर्णन है सर? इसका वर्णन जो एक्सप्लेनेशन मिलता है वो आर्टिकल किसमें मिलता है? आर्टिकल 57 में है साहब। आर्टिकल 57 हमारा कहता है कि सर चुनाव में कोई व्यक्ति कितने बार भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ने की छूट है। अच्छा, ये बताओ कि सब कुछ पढ़ लिया हमने, तो फिर हम भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब हमारी अगर एज 35 ईयर्स हो जाए, भारत के नागरिक ही हैं, किसी लाभ के पद पर भी ना हो और सांसद पद, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, तो इसका मतलब हम चुनाव लड़ सकते हैं। भाई अगर देश में किसी व्यक्ति को रातों रात फेमस होना है, टीवी में तो नाम आ ही जाएगा, भाई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाई साहब, तो पब्लिसिटी पाने के लिए तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब लोग कहां लड़ते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन है साहब। कंडीशन ये है कि जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसके समर्थन में 50 क्या होने चाहिए सर? प्रस्तावक होने चाहिए। संख्या है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सीट में मिलेगा। प्रस्तावकों की संख्या और 50 ही 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक मतलब 50 ऐसे लोग होंगे। अभी 50 लोग कौन है सर? जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में। सर उनमें 50 लोग ऐसे हों जो ये प्रस्ताव रख रहे हो कि ठीक ठीक हम सहमत हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव में ये भाग लेना चाहिए इनको। और 50 लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इस बात के लिए अनुमोदक एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक ठीक हम भी स्वीकार करते हैं। मतलब 100 लोग आपके फेवर में होने चाहिए, वो जो आपके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ड्यूरिंग वोटिंग में। मतलब विधायक और सांसद इतने 100 होने चाहिए, और एक विधायक तो आपके पक्ष में बोलेगा नहीं, तो 100 लोग कहां से लाओगे ढूंढ के साहब? ये सबसे बड़ी समस्या है। याद रखिएगा 50 और 20 महत्वपूर्ण है साहब ये, ठीक है। ये कंडीशन आपको पहले 20-10 था, अभी बात करेंगे 20-10 क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए भी संख्या चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में। वेतन कितनी होती है, टर्म कितना होता है, कार्यकाल क्या होता है, ये सारी कंडीशंस आई थिंक इसका आपको अच्छे से क्लियरेंस हो चुका है, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो सर महाभियोग प्रक्रिया, अगर वो पद का दुरुपयोग करेगा तो उसको हटाया कैसे जाएगा, अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, इसमें जरा समझते हैं। और इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, इम्पीचमेंट, जिसमें मैंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करके डाला हुआ है। आप चाहेंगे तो आप उसको देख सकते हैं जाकर के, और मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहां भी आपको मिल जाएगा करंट अफेयर, पॉलिटी विद करंट अफेयर में आपका इंपीचमेंट का एक पूरा वीडियो है, तो जिसमें आपको अच्छे समझ में आएगा अमेरिका में कैसी प्रक्रिया है, भारत में कैसी होती है। अभी मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में देखूंगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसकी प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। अच्छा, तो सर यहां पर देखते हैं प्रेसिडेंट।
अब भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत आसान है सारी चीजें समझना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए सीखने के लिए कहीं से मिले यार, सीखो, कहीं से भी मिले, छोटे बच्चे से भी सीखने को कुछ मिलता है, सीखो। जिद जो है ना सर, वो आपको सीखने की सबसे जरूरत है किसी भी चीज की पाने की। ये सर जिद है, जिस दिन आप जिद बना लोगे पाने की मिल जाएगा। और वो सीखना किससे चाहिए आपको? बच्चों से। बच्चे, अगर छोटे बच्चे को देखना, 3 साल 4 साल के बच्चे को, जब तक वो जिस चीज की जिद नहीं कर लेते तब तक रोते ही रहते हैं और जैसे मिलेगी शांत हो जाते हैं। मतलब सर ये जो जिद है ना सर, ये जिद कहां से आती है सर? आपके पास से ही तो है। देखो आसपास सराउंडिंग में कहां से क्या सीख सकते हो, बच्चा सिखा रहा है आपको। बिहेवियर राजा की तरह होना चाहिए, बिहेव लाइक एज अ किंग। गुलामों के मत सोचो। 1000 सालों तक गुलाम रह चुके हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप भी गुलाम की तरह सोच रहे हो यार, राजा की तरह सोचो। जब बिहेव लाइक एज अ किंग होगा ना सर, तो आपके अंदर की एनर्जी भी उसी तरह निकलेगी और फिर काम भी उसी तरह करोगे, राजा की तरह। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति और महाभियोग। सर जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है सर, इसका जो वर्णन है हमारे संविधान में आर्टिकल 61 में दिया गया है। पहली कंडीशन, आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपीचमेंट, इंपीचमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, इंपीचमेंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। अब किसी भी राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? केवल एक कारण से, राष्ट्रपति को किसी भी पद से हटाया तभी जा सकता है जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का गलत प्रयोग। यहां पे कभी तभी हटा सकते हैं जब वो क्या करेगा? कारण क्या है सर हटाने का? कारण सिर्फ एक है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही केवल किसी भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वो बात अलग है कि अभी तक किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है इस प्रक्रिया का प्रयोग करके, लेकिन दिया गया है, कोई करेगा तो हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाएगा? बहुत सिंपल शब्दों में इसे सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, और बहुत आसान है सर। जैसे अब जब हटाएंगे ना सर, तो ये प्रक्रिया कहां लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ये आपका प्रक्रिया चालू की जाएगी। ये 2 हाउस है, सदन है। अब या तो इस प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा से की जा सकती है या तो राज्यसभा से की जा सकती है। अब हम समझते हैं जरा लोकसभा, अगर हमने माना कि सर संसद के लोकसभा से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है सर, तो सर लोकसभा में जब हम प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे तो यह बताया गया है कि जिस भी सदन में शुरुआत करेंगे उस सदन के लोग 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 डेज पहले, 14 दिन पहले क्या करेंगे सर? राष्ट्रपति को सूचित करेंगे सर, सूचना देंगे। किसकी? कि भैया आप तैयार हो जाओ, आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं, ये बताना होगा। यानी कि 14 डेज पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को कि भैया आप तैयार हो जाइए, राष्ट्रपति महोदय हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं, इंपीचमेंट ला रहे हैं, जिस भी सदन में। लेकिन क्या ऐसे कोई एक व्यक्ति देगा क्या जाकर के कि हम ला रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ 14 दिन बाद? ऐसा नहीं है। कितने लोग? जिस सदन से किया जाएगा ना, उस सदन के 1/4 1/4 सदस्य, मेंबर क्या होने चाहिए सर? साइन करेंगे लिखित तौर पर और लिखित सूचना देंगे सर। लिखित सूचना कैसी रहेगी सर? लिखित रहेगी। जिस सदन से प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित तौर पर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करेंगे कि हम आपके खिलाफ राष्ट्रपति महोदय महाभियोग ला रहे हैं। जब यह प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर उसी सदन में, जिस सदन में लाया गया था और चालू किया गया था, वोटिंग होगी। मतलब 14 दिन बाद ही वोटिंग होगी सर, 14 दिन पहले जब दिया गया तो वोटिंग होगी। और उस वोटिंग में जो प्रपोजल विधेयक था उसे 2/3 2/3 बहुमत से पारित करना होगा सर। इसे क्या बोलते हैं 2/3 बहुमत को? इसे कहा जाता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? यह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा विशेष बहुमत का प्रयोग क्या आता है? स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग करना होगा। अगर वो बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ में उस सदन में पारित हो गया है तो वो प्रपोजल पहुंच जाएगा दूसरे सदन में, यानी कि राज्यसभा में। अब राज्यसभा में यह सारी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, केवल आखिरी वाली की जाएगी।
यानी कि 2/3 मेंबर के साथ में विशेष बहुमत के उस सदन में भी पारित करना होगा। और अगर दोनों सदनों में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि फिर वो प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक सदन में फेल हो गया, पारित नहीं हुआ 2/3 से, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया खराब मानी, कैंसिल कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी सर। पहले ही सदन में अगर फेल हो गया तब भी कैंसिल कर दी जाएगी। यही प्रक्रिया क्या है सर? इंपीचमेंट की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है और इसका पूरा वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। सर जिस सदन में लाया जाएगा उसके लिखित तौर पर 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, फिर उसी सदन में विशेष बहुमत 2/3 से बिल को पारित करेंगे, दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाएगा और इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। यह प्रक्रिया ही कहलाती है सर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। इस प्रकार राष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नोट कर लिया करें आप, अगर टाइम लगता है तो आप पॉज करके वीडियो को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जरा सा इसको इरेज करते हुए। तो ये तो भैया हो गया हमारा राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। अच्छा, इसके बाद जो साहब है ना, राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप मुद्दे की बात करते हैं, सबसे पहले हम राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ेंगे और पावर्स में देखिएगा आप कैसी कैसी पावर उसके पास है राष्ट्रपति के पास, तो ये पढ़ना में बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक। अगला जो हमारा मुद्दा है राष्ट्रपति का पावर, जरा देखते हैं पावर में। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करें तो इसके पास कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, अलग अलग शक्तियां हैं। उन्हीं में से पहले अगर हम बात करें इसकी शक्ति में से, तो देखो राष्ट्रपति को देखा होगा तुमने कार्यपालिका शक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कार्यपालिका शक्ति में सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखा होगा तुमने बहुत सारों को शपथ दिलाता है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति बहुत सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, जो शपथ दिलाने की प्रक्रिया सर ना, वो कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे हमने देखा कि सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी क्या करता है सर? शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये कार्यपालिका शपथ दिलाता है सर, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अच्छा, और किसको दिलाता है सर? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्या सर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है सर? मंत्री परिषद को शपथ दिला। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं देखा होगा आपने, राष्ट्रपति ही शपथ तो दिलाता है, लेकिन किसकी सलाह पर दिलाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को शपथ दिलाता है। अच्छा, और किसको दिलाता है साहब? शपथ दिलाता है। इसके साथ में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश को, सीजीआई जो होगा उसको भी शपथ दिलाएगा। अच्छा, इसके अलावा और किसको शपथ दिलाता है? फिर आपने देखे बहुत सारे आयोग हैं, उन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, महिला आयोग अध्यक्ष हो गया आपका, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हो गया आपका, इस प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष हो गया आपका, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष के अध्यक्ष का आपका, इन सभी अध्यक्षों को भी शपथ दिलाने का काम करता है। तो ये सर आपका काम करता है सर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त होगा उसको भी शपथ दिलाएगा। सूचना आयोग का जो मुख्य अध्यक्ष होगा सर आपका, उसको भी आपका शपथ दिलाएगा। तो शपथ दिलाने का काम सर राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरी जो शक्ति है सर, वो शक्ति के अंतर्गत अगर हम बात करें सर, तो इसके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपकी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब क्षमादान शक्ति में अगर हम बात करें सर राष्ट्रपति के अंतर्गत, तो सर क्षमादान शक्ति इसके अंतर्गत आती है और बड़ी ही पावरफुल शक्ति है। इसको जरा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं इरेज करके, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। छोड़ूंगा, पहले था कि छोड़ देता हूं, बट छोड़ूंगा नहीं। चलो इस पे डिस्कस ही कर लेता हूं पूरा। इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए मैं छोड़ रहा था। इसका वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ था, पहले पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा राष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से होगी, वहां पे पूरा डिटेलिंग में है। लेकिन यहाँ पे हम आप थोड़ा सा बात करेंगे क्षमादान शक्ति। सर राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ना सर, वो आर्टिकल 72 में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है, ये आपकी मिलती है। अब क्षमादान अलग अलग तरीके से 5 प्रकार से कर सकता है।
क्षमा कर सकता है। मैं 5 प्रकार लिख देता हूं, इनका वर्ड का एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं करूंगा क्योंकि उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है। क्षमा एक मतलब पूरी पूरी, अगर आपको फांसी मिली तो वो भी माफ कर सकता है, इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास। दूसरा परिहार, ये भी एक टाइप है क्षमा का। प्रविलंबन, लंबन, विराम और लघुकरण, ये याद रखिएगा। ये 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की, और इन्हीं 5 टाइप्स में राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमा प्रदान की शक्तियां क्षमा करता है। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। क्योंकि 72 पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ 71 भी आर्टिकल कुछ ना कुछ तो होगा, तो जरा सा समझते हैं आर्टिकल 71 क्या कहता है। आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के चुनाव में विवाद हो गया, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट हो गया, किसी प्रकार का क्रिएट हो गया, तो सर जो विवाद होगा सर चुनाव में सर क्या होगा सर, किसके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसके जो चुनाव में सर अगर किसी प्रकार का सर क्या हो जाए सर, डिस्प्यूट हो जाए सर, चुनाव में डिस्प्यूट विवाद हो जाए सर, उस कंडीशन में सर जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा साहब, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये आर्टिकल कहां मिलता है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें आर्टिकल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करता है, निपटारा करता है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है सर, आर्टिकल 71 में दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप कुछ चीजें और ध्यान में रख लीजिए। राष्ट्रपति जो आपका है उसके पास कैसी पावर है, इमरजेंसी पावर है। कुछ ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूं सारी चीजों को इस वीडियो में कवर अप करूं, तो थोड़ा सा स्पीड में ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और ये नोट करते चलिएगा, सारी चीजें स्नैपशॉट ले सकते हो, अगर नहीं नोट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करते रहिए, वरना सब भूल जाएगा फिर एक साथ। हाँ, एक बार अगर आप रिवीजन मार लोगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी क्या है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों में ही तो बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति आपकी आती है इसके पास, पावर कैसी है सर, आपकी आपातकालीन शक्ति। तो जरा आपातकालीन किस प्रकार की शक्तियां हैं इसको जरा समझते हैं। आपातकालीन शक्ति आपने सुना होगा, इमरजेंसी लगा दी जाती है। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में 1975 में इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी, जो भी मिलता था जेल में डालो। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। अब क्या है आपातकालीन शक्तियां, देखिए आपातकालीन शक्तियों में से राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। मैं तीनों के बारे में यहां पे बात कर लेता हूं, और तीनों का वर्णन अलग अलग आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 352 एक है सर, आर्टिकल 356 है साहब, और आर्टिकल 360 है साहब। 3 अनुच्छेद हैं और इन तीनों अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। सर आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति दी गई है। आपातकाल सर 77 में यही तो लागू की गई थी। अगर अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति, ठीक है। दूसरी आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है सर, राष्ट्रपति शासन। देखा होगा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी बोल दिया जाता है। तीसरी कंडीशन सर 360 कहता है सर वित्तीय आपातकाल लागू करने का, वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग बन रहा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है, तो ये 3 कंडीशन पे घोषित किया जा सकता है। पहला, किसी देश के द्वारा बाह्य आक्रमण कर दिया जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया जाए, बाह्य आक्रमण अटैक हो गया, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, पाकिस्तान बाह्य आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, लेकिन डिक्लेयर ना करे कि हम युद्ध कर रहे हैं, वो एक कारण हो गया। दूसरा, अगर वॉर डिक्लेयर कर दी जाए, 2 देशों के बीच में ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गई सर, युद्ध। और तीसरा, हमारे देश की सेना ही विद्रोह कर दे, मिलिट्री रिवोल्ट हो जाए, सैनिक विद्रोह। इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति आप शासन, राज्य जो है ना सर अपना तंत्र चलाने में विफल हो जाए, या किसी भी राज पार्टी का बहुमत ना हो, कंडीशन में लगाया जा सकता है। और वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है सर। तो ये 3 बेसिक आपके मुद्दे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हो गई सर, पावर है सर। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके आगे थोड़ा सा बात करें सर इसी में से, तो राष्ट्रपति जो है ना सर, अगर वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को। अगर हमें प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना है तो याद रखिएगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, क्योंकि अभी हमने देखा शपथ कौन दिला रहा था,
शपथ दिला रहा था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो दिमाग में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट को देता नहीं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा सर वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। एक दूसरे पे चलते हैं सर, ये एक वाइस वर्सा कंडीशन है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, विवाद हमने देख ही लिया सर। अच्छा, इसके बाद अगर हमारा देखा जाए तो लगभग मोटा मोटा राष्ट्रपति पूरा पूरा कवर हो चुका है। जो भी चीजें बची होंगी राष्ट्रपति से संबंधित, वो सारी चीजें हम किस में लेके चलेंगे सर? उसको हम क्वेश्चन के उसमें लेके चल रहे होंगे, क्या बोलते हैं, सीट्स में ले लेंगे, पीडीएफ में ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो राष्ट्रपति के बारे में ये मोटा मोटा हो चुका है, निर्णायक शक्तियां हो चुकी हैं। आपका आर्टिकल 71, 72 के बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया मोटे मोटे तौर पे, शक्तियों के बारे में। 3 चीजें मैं आपको और आर्टिकल बता देता हूं, तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कभी भी और कई बार आ चुके हैं। वो कौन से आर्टिकल हैं? उन आर्टिकल को राष्ट्रपति संबंधित समझ लीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही हैं, कि मतलब ऊपर से जा रहा है या बोरिंग लग रहा है, किस टाइप का। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप चालू करेंगे, चीजों को समझ में आने के लिए क्लासरूम का माहौल बनाएंगे। अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ कंटेंट दे दिया जाए, जैसे लोगों को ये ना लगे कि यार कि ये केवल फालतू की कर रहे हैं। कंटेंट तो मैं वैसे भी दूंगा, हर वीडियो में दूंगा, कंटेंट में पूरा दूंगा, बिल्कुल कंटेंट से कमी नहीं रहेगी। 3 आर्टिकल मैंने बोले, आर्टिकल 1, 2, 3, क्योंकि तीनों राष्ट्र से संबंधित हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 108 राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है, पावर में आता है। क्या है आर्टिकल 1, 2, 3? आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब कहते ये क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। सर देखिए, अध्यादेश को जो बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेंस, इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा शायद ऑर्डिनेंस, कुछ ने पढ़ रखा हो, ठीक है। ऑर्डिनेंस बोलते हैं। है क्या? अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही, कोई सदन नहीं चल रहा है और इमरजेंसी में आपको किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, अब उस कानून की जरूरत पड़ जाएगी तो सदन में ही तो कानून बनते हैं सर, लेकिन संसद चल नहीं रहा है, सत्र चल नहीं रहा है। कोरोना टाइम पीरियड में सत्र तो नहीं चल रहा था ना, तो कानून की जरूरत पड़ गई अचानक। और आपने देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है महामारी से रिलेटेड, पढ़िएगा। तो सर कंडीशन क्या है कि सर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है तो, लेकिन वो सेम टू सेम कानून की तरह ही होगा, जैसे कानून बनता वैसे वही रहेगा। हाँ, जब सदन की शुरुआत हो जाएगी तो सदन की शुरुआत के 6 हफ्ते के पहले उसे अगर हम परमानेंट बना देते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि सर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति को। अगर लगता है किसी चीज पे विषय पर सलाह लेने का, सजेशन लेने का, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब बात ये सलाह ले सकता है कि कंफ्यूजन कहां होता है साहब, और आप गलती करेंगे सर, पहला ऑप्शन ही पड़ेगा, दिया होगा सर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, किससे? नीचे पड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। गलत, संविधान में बताया गया सुप्रीम कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा तो सलाह वही देगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहां पर वर्णन सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 बुला सकता है सर, संयुक्त अधिवेशन, जो ज्वाइंट सेशन। कोई बिल है, किसी बिल में दोनों सदन की आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन वो बिल बहुत जरूरी है, तो उस पर डिस्कशन के लिए सर दोनों सदन की एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है, उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोकसभा में पूरा डिटेलिंग डिस्कशन कर लेंगे। वहां पे धन विधेयक के बारे में भी 108 110 के तहत वहां पर प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें राष्ट्रपति का लगभग मोटा मोटा यहाँ पे सारी कंडीशंस हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज आपकी बच गई है जो मैंने आपसे वादा किया था, वो बच रहा है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने इसको यहीं तक कंप्लीट किया और राष्ट्रपति का लगभग मैंने सारा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बस बच रहे हैं तो वो भारत के सभी राष्ट्रपति, यानी कि लिस्ट जो थी हमारी वो बच रही है। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि 10 मिनट का एक अलग से वीडियो बना करके उसको बाद में डाल दूंगा, जिससे अगर जो लोग देखना चाहते हैं
कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था या उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं उनके टाइम पीरियड में, तो वो वाला मैं एक अलग से 10-15 मिनट का वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी राष्ट्रपति का लगभग सारा हो गया है। इसके बाद आपको मैंने जो कहा था पीडीएफ से, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो सर क्वेश्चन की सीरीज भी आपको आएगी, लगभग 50 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। देखिए जब आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब को आइडिया चलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि हाँ हमने जो पढ़ा वो सारे क्वेश्चन मेरे हो गए। और कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चन उनको देखो कौन कौन से आ रहे हैं, और देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये जितना भी पढ़ा इसी से तो सारे क्वेश्चन थे, कुछ बाहर से था ही नहीं। 2-4 क्वेश्चन जो बाहर से थे वो सीट से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इतना कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते रहिए और लेक्चर को देखते रहिए साथ में, और पढ़ाई जरूर करते रहिए, लेकिन लाइफ को एंजॉय करते रहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जो भी दिक्कत है कमेंट में करके बता दीजिएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। मस्त रहिए, बस लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक कर दिया करिए यार, शेयर कर दिया करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों को पहुंचाइए। बस यही आपका काम है, बाकी हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।